हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग। आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। और आज हम एनटीएससी स्टेज 2 के फिजिक्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? अ ट्रेन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म 90 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोचिंग अ फ्लैग स्टेशन हुज प्लेटफॉर्म इज 500 मीटर लॉन्ग। तो हमने यहाँ पर एक फ्लैग स्टेशन बनाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ये 500 मीटर लॉन्ग है। स्टेशन मास्टर इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो यानी ये प्लेटफॉर्म के सेंटर पर, यानी यहाँ से 250 मीटर और यहाँ से 250 मीटर दोनों के बिल्कुल बीच में यहाँ स्टेशन मास्टर खड़ा हुआ है। ट्रेन स्टार्ट्स ब्लोइंग विसल व्हेन इंजन इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम नियर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी हमें इंजन से मतलब है, पूरी ट्रेन से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जो इंजन है वो नियर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग एंड है वहां से 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर उसने विसल किया। विसल किया यानी कि उसका साउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और स्टेशन मास्टर तक पहुंचा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड कंटिन्यूस ब्लोइंग विसल till engine crosses of the platform without stopping if the speed of the sound आपको given है, then duration of which station master hears the whistle। अब ध्यान से देखो, तो ये कब तक विसल को बजा रहा है ये इंपॉर्टेंट है बस में। तो इसने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हमने इसे मार्क किया जब ये 1000 मीटर पर था। यहाँ से इसने विस्लिंग करना चालू किया और कब तक वो विस्लिंग कर रहा है? जब तक ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं करता, यानी ये इसकी लास्ट पोजीशन है जब उसने विसल करना बंद कर दिया था। राइट, अब ध्यान से समझना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये साउंड है, यहां से इसने साउंड क्रिएट किया, वो स्टेशन मास्टर तक पहुंचेगा। उसके बाद ट्रेन भी साथ साथ चल रही है, ट्रेन चलते 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 यहां पहुंची और लास्ट साउंड जब ये इसको इंजन यहां क्रॉस करेगा तब उसने साउंड क्रिएट किया। अब ध्यान देना कि जब ये वाला साउंड यहां पहुंचेगा तब तक इंजन थोड़ा और आगे बढ़ चुका होगा। ठीक, तो अब अगर हमें इसमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई स्टेशन मास्टर को कितने टाइम तक साउंड सुनाई देगा। ठीक, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, ध्यान से सोचना। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई ये इंजन यहां से यहां कितने टाइम में पहुंचा। ठीक, उसमें से हमें ध्यान से सोचें, तो जब इंजन यहां था तब इसने साउंड क्रिएट किया। अब वो साउंड जब तक यहां पहुंचेगा तब तक इंजन किसी ना किसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। लेट एट दिस पोजीशन इंजन पहुंच जाता है। तो यानी जब तक इंजन यहां से यहां तक चला है तब तक तो इसने कोई साउंड सुना ही नहीं। ठीक, उसके बाद जब इंजन यहां था तब उसने साउंड क्रिएट किया, भले इंजन आगे बढ़ गया तब भी ये साउंड पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो अब हमें निकालना है कि भाई टोटल टाइम इसने कितने टाइम तक इसने साउंड सुना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि भाई इंजन जो है फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक कितने टाइम में पहुंचता है। ठीक है, तो उस टाइम को मैं सपोज कह देता हूं T1। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो इंजन की स्पीड आपको दे रखी है कितनी, इंजन की स्पीड आपको इसमें दे रखी है सपोज 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को आप जब कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में तो आएगा 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 90 इंटू 5/18 तो यह आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देते हैं अपन। तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, यहां से यहां तक में वो कितना चला, 1000 प्लस 500 यानी 1500। तो 1500 डिवाइडेड बाय 300, इतना टाइम तो लगा ट्रेन को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक पहुंचने में। ठीक, अब इसमें से ये वाला टाइम माइनस करना पड़ेगा जितने टाइम में साउंड यहां पहुंचा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से सोचें, तो हम जब साउंड जो है उसने यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की होगी, 1000 प्लस 250 यानी 1250। 1250 डिस्टेंस इसने डिस्टेंस ट्रेवल की साउंड ने। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगा होगा, तो उसको मैं T2 ले लेता हूं। तो ये लगेगा आपको 1250 डिवाइडेड बाय 300, इतना टाइम लगा साउंड को यहां से यहां पहुंचने में। यानी ध्यान से सोचें, तो इतने टाइम तक ट्रेन चली थी और इतने टाइम साउंड को पहुंचने में लग गया। तो ये वाला टाइम जब इंजन यहां से यहां तक चला तब तक का साउंड इसके पास पहुंच ही रहा है अभी और इंजन चल रहा है, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब लास्ट पार्ट, जब ये यहां पहुंच जाएगा तब इसने साउंड क्रिएट किया होगा,
उसको यहाँ पहुंचने में भी तो कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है, वो टाइम लगेगा, उसको मैं t3 बोल देता हूं। तो t3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, केवल 250 अपॉन 300, यानी जो टोटल टाइम जो स्टेशन मास्टर ने सुना विजल, वो कितना हो जाएगा आपका, t इज इक्वल टू t1, जितने टाइम तक ट्रेन चली है उसमें से ये वाला टाइम माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतने टाइम तक जो है इंजन चला है लेकिन उसका साउंड अभी पहुंच रहा है, तो माइनस का 1 t2 और प्लस ये वाला टाइम, क्योंकि ये तो अब निकल के लेकिन साउंड पहुंचने में तो टाइम लगा है, ठीक है, तो प्लस का t3। इन तीनों की वैल्यू डाल के हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। तो इन तीनों की वैल्यू डालेंगे तो टोटल टाइम जो हमारा आएगा वो आएगा 56.67 सेकेंड। 56.67 सेकेंड ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है, यानी कि अगर पानी नहीं चल रहा हो तो जो उसकी रफ्तार है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। अ रिवर इज फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। द स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, मान लो मैंने पी पॉइंट मान लिया, एंड स्विम 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स बाय स्विमिंग डाउन स्ट्रीम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। यानी पहले वो अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, अप स्ट्रीम मतलब रिवर से अपोजिट डायरेक्शन में, देन वापस से इसी पॉइंट पर आ जाता है डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करके। ड्यूरिंग दिस द एवरेज स्पीड ऑफ हिज आर स्विमिंग, ये निकालना है अपन को, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जब ये P से यहां तक चला, कितना चला ये 1 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 1 किलोमीटर, ठीक। तो जब ये इधर जा रहा होगा तब रिवर की डायरेक्शन है इस साइड में, रिवर फ्लो इस साइड में चल रही है, और स्विमर की स्पीड है इस साइड में 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जो टाइम लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमें थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें अगर मान लो ये 5 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है और 15 से ये इधर ले जा रही है, तो ओवरऑल ध्यान से सोचे हम, भाई 15 से सॉरी ये इधर जा रहा है और 5 किलोमीटर पर आवर से रिवर इधर जा रही है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो इसकी स्पीड आएगी वो आएगी 15 माइनस 5, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर तो वो आगे जा रहा है और हर एक 1 आवर में 5 किलोमीटर वो पीछे वापस से रिवर पहुंचा देती है। तो नेट जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 15 माइनस 5। तो ड्यूरिंग अप स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन की बात करें तो जो टाइम लगेगा उसको मैंने t1 लिया, तो t1 बराबर जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगी 1 किलोमीटर अपॉन जो स्पीड हुई वो कितनी आई 15 माइनस 5। सिमिलरली जब वो वापस आ रहा होगा, वापस आ रहा होगा तो वो डाउन स्ट्रीम में आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो वो खुद तो तैर ही रहा है, साथ में रिवर भी उसको फ्लो करा रही है, तो उस केस में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसको जो स्पीड हो जाएगी नहीं वो 15 प्लस 5 हो जाएगी, तो टाइम कितना लगेगा उसको, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस इज सेम, तो 1 अपॉन 15 प्लस 5, ये टाइम लग जाएगा। अब आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, ना कि एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी तो होता तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देते, भाई स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो। लेकिन उसने एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी आ जाएगी आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर आ रहा है, यानी 2 किलोमीटर चल रहा है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा 1 अपॉन 15 माइनस 5 यानी 10 प्लस 1 अपॉन 20। इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 40 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। तो 40 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर यानी थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, पहले इसको समझते हैं। अ कार P इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहली चीज तो ये कि हमारे सारे आंसर मीटर में दे रखे हैं, तो यानी मैं यहीं की यहीं से कन्वर्जन करते चलो। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 इंटू 5/18 यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो जो P है वो 20 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स अनदर कार Q, Q यहाँ पर है, एट रेस्ट U इक्वल टू 0 हो गया, ऑन
straight level road at a particular instant when the distance between P and Q is 525 meter, the car Q start accelerating at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स P. तो Q जो है उसने P की तरफ चलना चालू किया इस साइड में, कितने एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है Q की 0. अब वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q व्हेन बोथ द कार्स मीट. ठीक है, तो दोनों मान लो यहां कहीं पर मिलते हैं इस पोजीशन पे. तो अगर मैं इस पोजीशन पे सपोज मिलते हैं, तो इस पोजीशन पे ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा सोच के देखो. तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मान लेते हैं कि टी टाइम लगता है. ठीक है, तो टी टाइम बाद ये दोनों मिलते हैं, यानी इसने भी टी टाइम ट्रेवल किया और इसने भी टी टाइम ट्रेवल किया, पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम के अंदर. तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 इनटू टी. अब इसकी बात करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे. ut तो कितना है 0, यानी हाफ एटी स्क्वायर, यानी जो d की डिस्टेंस होगी, d डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ a, यानी 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी हम इसको बोल सकते हैं टी स्क्वायर. क्लियर. तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हुई 20t और ये डिस्टेंस कितनी हुई टी स्क्वायर. और ध्यान से सोचे तो हमें दिया हुआ है कि ये दोनों डिस्टेंस का सम कितना है 525 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 20t प्लस टी स्क्वायर विच इज हाफ ए टी स्क्वायर एक्चुअली इज इक्वल टू 525 मीटर. क्लियर. इसको सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, इससे एक t की वैल्यू क्वाड्रेटिक बनेगी, t की एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसको तो अपन नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता. ठीक है, तो t की जो पॉजिटिव वैल्यू इससे आएगी वो आएगी 15 सेकेंड. ये आपके t की वैल्यू आ गई इससे. अब हमें तो निकालना है d की वैल्यू. d कितना आया था टी स्क्वायर के बराबर, तो हमें डिस्टेंस d की वैल्यू निकालनी है, तो d बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर टी स्क्वायर में टी की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और वो होता है 225 मीटर. 225 मीटर यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से सोचें. तो हमें वीटी ग्राफ दे रखा है. वीटी ग्राफ में स्पीड जो है वो 80 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रही है और फाइनल स्पीड 0 हो जाती है 8 सेकंड के ऊपर. तो अगर हमें हमसे पूछा क्या है, ध्यान से सोचें, तो हमें दिया हुआ है कि 50 ग्राम का मास है और वो रफ फ्लोर पर स्लाइड कर रहा है. ठीक है, इनिशियल रफ्तार आपने 80 मीटर पर सेकंड दे दी और रफ फ्लोर पर जब वो स्लाइड करेगा तो ऑब्वियसली उसकी रफ्तार कम होती जाएगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी और फाइनली वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें ग्राफ में दिया हुआ है कि 8 सेकंड पर वी की वैल्यू 0 आ रही है. ठीक है, तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी. अब हमें पूछा है कि भाई एवरेज रेट एट विच एनर्जी डिसिपेट्स ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से किस रफ्तार पर एनर्जी की वैल्यू डिसिपेट हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो एवरेज रेट की मतलब है, तो हम ये पता लगाएंगे भाई टोटल एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई और टोटल टाइम कितना लिया. तो टोटल एनर्जी लॉस पर अपॉन टोटल टाइम टेकन ये निकाल लेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ एनर्जी लॉस निकल जाएगा. ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ एनर्जी लॉस के लिए हम पहले तो के इनिशियल निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे हम. ठीक है, तो हाफ एम, मास कितना दे रखा है आपको 50 ग्राम, यानी 50 अपॉन 1000 केजी में कन्वर्ट करेंगे, इनटू वी स्क्वायर, वी कितना दे रखा है 80, तो ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा. हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे हम के इनिशियल में, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ रही है 160 जूल. और के फाइनल की बात करें तो वो तो आप डायरेक्टली बता ही सकते हो, स्पीड कितनी हो गई 0, स्पीड 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 0, यानी काइनेटिक एनर्जी 0. ठीक, अब हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है. लॉस ऑफ एनर्जी मतलब हो गया इनिशियल माइनस फाइनल. ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी के इनिशियल माइनस के ई फाइनल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. के इनिशियल कितना है, तो वो आ रहा है अपने पास 160 जूल माइनस 0 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा इस लॉस होने में 8, तो इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 20 जूल पर सेकेंड.
तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 जूल पर सेकेंड, यानी थर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 1 मीटर, यानी इसने 1 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप किया, इसका मास कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1000, यानी 100 अपॉन 1000, ये हो गया 0.1 केजी। तो 0.1 केजी की एक बॉल को आपने यहां से ड्रॉप किया। इट लॉसेस 10% ऑफ इट्स एनर्जी एवरी टाइम इट बाउंसेस ऑफ द फ्लोर। जब भी ये यहां से टकरा के वापस उछलता है तो जो भी इसके पास एनर्जी थी उसका 10% ये लॉस कर देता है, यानी कि 90% एनर्जी ही बची रह जाती है जब ये यहां से बाउंस बैक कर रहा है। आफ्टर 3 बाउंसेस, तो पहले फर्स्ट बाउंस यहां पर हुआ, स्ट्राइक किया, यहां से उछला, ये फर्स्ट बाउंस हो गया। उसके बाद फिर स्ट्राइक किया, यहां से उछला, ये सेकंड बाउंस हो गया। और आफ्टर इसके बाद फिर आके टकराया और वापस से बाउंस हो रहा है, तो ये थर्ड बाउंस हो गया। आफ्टर 3 बाउंस ही कैन रीच द हाफ वेव द मैक्सिमम हाइट। जो भी मैक्सिमम हाइट होगी थर्ड बाउंस के बाद में, उसकी आधी हाइट पर यह पहुंचता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो, तो सबसे पहली बात हम इसको एनर्जी से सोल्व करेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पर इसके पास कुल एनर्जी कितनी थी, तो इसकी कुल एनर्जी जो होगी यहां पर, उसको मैं बोल देता हूं पीई, तो वो होगी mgh के बराबर। m हमें दे रखा है 0.1 kg, g की वैल्यू 10, और हाइट जो आपको दे रखी है वो है 1 मीटर, तो ये आएगा आपका 1 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसे यहां से ड्रॉप किया तब इसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी 1 जूल। अब ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो जब ये टकराने वाला होगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जब ये टकराने वाला है तब इसकी एनर्जी कितनी होगी 1 जूल। क्लियर? अब ये फर्स्ट बाउंस करता है, फर्स्ट बाउंस में आपसे बोला है कि 10% लूज हो जाता है, 10% लूज हो जाएगा तो बचेगा कितना 90%, यानी 1 जूल का 90%, यानी 0.9 इंटू 1 जूल, यानी यहां पर जो वेलोसिटी आएगी, सॉरी जो एनर्जी आएगी जब ये बाउंस करने वाला है तब उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी 0.9 इंटू 1, यानी 0.9 जूल, राइट। उसके बाद इसी एनर्जी से ये ऊपर जाएगा और वापस आएगा तब भी यही एनर्जी रहेगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है। तो जब इसका सेकेंड बाउंस होगा तब इसका भी, यानी 0.9 जूल का 10% जो है वो लूज हो जाएगा, यानी 90% बचेगा। तो 0.9 का 90%, यानी 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 90 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.81। तो 0.81 जूल ये आपके पास बच जाएगा। ठीक, अब 0.81 जूल से यहां से फिर उछलता है, अब थर्ड बाउंस होता है तो फिर इसका भी 90% बचा रह जाएगा, यानी कि 10% लूज हो जाएगा, तो ये होगा 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.729। तो यानी कि जब ये थर्ड बाउंस करता है तब उसके पास जो एनर्जी होगी बाउंस के बाद में, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी 0.729 जूल। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब सोचो कि इस एनर्जी से ये ऊपर उठ रहा है, वो अब ओबियसली बात है कि इतनी हाइट तक तो नहीं जा पाएगा, इससे कम ही हाइट पर जाएगा, पर जो भी हाइट होगी उसके आधे हाइट पर काइनेटिक एनर्जी पूछी आपसे। अब सोचो कि अगर ये पूरी जाता तो mgh जो है वो इतना आता 0.729, अगर ये आधा जा रहा है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आधी हाइट पर वो 0.729 डिवाइडेड बाय 2 होगी। तो बाकी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है इस जगह पर, तो यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब आपको hmax बाई 2 पर पूछी है वो हो जाएगी 0.729 माइनस 0.729 डिवाइडेड बाई 2, यानी कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी आधी रह जाएगी। तो आप ये भी सोच सकते हो कि इसका आधा कर दो डायरेक्टली, तब भी वही आंसर आएगा।
तो ये अपने पास हो जाएगा 0.36 जूल। तो अपना आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एंड डेंसिटी रो सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाय 3। तो ये आपके पास कोई ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है, सपोज इसका वॉल्यूम v है और इसको हमने कि स्प्रिंग बैलेंस है, तो मैंने स्प्रिंग शो नहीं किया डायग्राम को इसी बनाने के लिए, उसकी जगह केवल उसका फोर्स लगा दिया जिसको हमने एफ स्प्रिंग एफ एस से डिनोट कर रखा है, ठीक है। स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। इसको हमने सस्पेंड कर रखा है एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी रो बाई 3 दे रखी है। देन द बैलेंस वुड रीड वेट एज, अब केजी में अपन को निकालना है, अपन एमजी लगा के जी को हटा देंगे, ठीक है। तो अब इस केस में हमें स्प्रिंग की रीडिंग बतानी है कि स्प्रिंग की रीडिंग कितनी है केजी के बराबर आएगी, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि जो स्प्रिंग की रीडिंग होगी वो किसको बैलेंस करेगी? भाई इसका वेट लग रहा होगा एमजी नीचे की तरफ और इस पर बॉयंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो जो आपका एफ स्प्रिंग आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा एम जी माइनस एफ बी के बराबर। एम जी क्या है? इस बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट कितना होगा? तो रो वी जी, एम को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, माइनस एफ बी कितना हो जाएगा? रो बाई 3 इंटू वॉल्यूम तो सेम है क्योंकि पूरा सबमर्ज्ड है, इंटू जी, ठीक। अब हमें ये पता है कि इसका मास जो है वो आपको 3 kg दे रखा है और मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम की वैल्यू आपको 3 kg रख रखी है, ठीक है। तो अगर मैं रो इंटू वी की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये आएगा 3g 3g माइनस और रो बाई 3 यानी 3/3 इंटू जी, रो वी की जगह अपन ने 3 रख दिया, 3/3 इंटू जी, तो ये कितना आ जाएगा? 3g माइनस 1g यानी कि 2g, यानी 2g के बराबर स्प्रिंग फोर्स रीड करेगा। तो अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन जी कर देंगे यानी कि 2 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा, तो फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। Cost of coal is rupees 5 per kg and can produce energy of 20 millijoule per kg, megajoule sorry, 20 megajoule per kg। तो पहले तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 मेगाजूल पर केजी, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी, ठीक। आगे बोल रहा है इफ अ पावर स्टेशन यूजेस कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद 25% एफिशिएंसी देन कॉस्ट ऑफ कोल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरर आई है वैसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो एक टाइपिंग एरर ही है क्योंकि जो यूनिट है, यूनिट का यहाँ मतलब होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हम जानते हैं KWH में होती है, यानी किलोवाट इनटू आवर होती है, और यहाँ पर किलोवाट पर आवर दिया हुआ है तो इसको हम मान लेंगे KWH किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसने बोला कि कॉस्ट ऑफ कोल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट यानी 1 KWH प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आपको उनको बतानी है, ठीक है। तो 1 KWH का मतलब क्या हो गया पहले तो ये देख लेते हैं। तो 1 KWH के अंदर एनर्जी जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगी, यानी कि इतनी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करनी है, राइट। अब इतनी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना मास लगेगा ये निकालें, पर उसने एक चीज और दे रखी है 25% एफिशिएंसी। 25% एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जो आपने ये एनर्जी निकाली है ये एनर्जी तो आपको चाहिए आउटपुट में, और एफिशिएंसी 25% है, मतलब कि ये उस एक्स वैल्यू का जो इनपुट है उसका 25% जो है वो इतना है। सपोज इनपुट आपका एक्स है तो एक्स इंटू 25%, सपोज इनपुट इज इनपुट इज एक्स, ठीक है, लेट, तो एक्स का 25% आपको दिया हुआ है, वो कितना चाहिए आपको? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इससे हम इनपुट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इनपुट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? डेज डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100,
इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका इनपुट एनर्जी आएगी जो आपको चाहिए वो आएगी 14.4 इंटू 10⁶। इतनी एनर्जी आपको इनपुट में चाहिए। ठीक, अब इतनी एनर्जी आपको चाहिए तो उसके लिए कितना मास और उसकी क्या कॉस्ट है वो निकालनी है। तो कितना मास बर्न करना पड़ेगा या कितना मास आपको कोल का यूज करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ कोल यूज्ड कितना होगा, तो 14.4 इंटू 10⁶ जूल। इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए और आपको दिया हुआ है कि भाई 20 मेगा जूल एनर्जी 1 kg से प्रोड्यूस होती है, तो डिवाइडेड बाई कर देते हैं इसको 2 इंटू 10⁻7। 2 इंटू 10⁻7 करेंगे तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा इससे 14.4 डिवाइडेड बाई 20, 14.4 डिवाइडेड बाई 20, इतना मास हमें चाहिए केजी में, इतना मास चाहिए। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट आपको दे रखा है 5 रुपीज पर कोल पर केजी, 5 रुपीज पर केजी, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 14.4 डिवाइडेड बाई 20, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3.6 रुपीज पर केजी, 3.6 रुपीज पर केजी, ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Two different instruments, say guitar and harmonium, playing same music, their sound appears different through though they play same frequency। तो मतलब कुल मिला के इनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है, ठीक है, तब भी वो डिफरेंट साउंड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है, ऑब्वियसली उनके वेव फॉर्म की वजह से। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म जनरेटेड जो है वो अलग अलग होता है, और वेव फॉर्म को हम किस फिजिकल क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, किस सेंसेशन ऑफ हियरिंग से डिनोट करते हैं, तो वो है टिम्बर या क्वालिटी। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। साउंड ट्रेवल्स एट स्पीड 1450 मीटर पर सेकेंड थ्रू वाटर। अ सबमरीन डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट अराउंड इट बाय सेंडिंग sound waves and detecting echo heard after 4 seconds, then the object must be at distance। तो ये आपका सबमरीन हो गया और इसने यहाँ पर से एक साउंड वेव को भेजा, वो साउंड वेव यहाँ जाएगी और इससे रिफ्लेक्ट होके फिर वापस से ऊपर की तरफ आएगी और यहाँ पर टकराएगी। तो इस प्रोसेस में उसने बोला कि इसकी साउंड की स्पीड हमें दे रखी है कितना, 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और उसने बोला कि जो 4 सेकेंड है उसमें ये जाकर वापस आ जाती है, तो डी गई और डी वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी 2d, और जो टाइम लगा वो कितना लगा 4 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू 2d डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे d इज इक्वल टू आ जाएगा vt/2। vt की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.9 किलोमीटर, 2.9 किलोमीटर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। A small pencil of length 10 cm is kept along the axis of a concave mirror of radius of curvature 40 cm with its tip touching the mirror। यानी ये आपके पेंसिल है सपोज ए बी, उसकी जो एक टिप है वो कॉनकेव मिरर के पोल से टकरा रही है, यानी उससे मिरर से टकरा रही है। द साइज ऑफ पेंसिल्स इमेज वुड अपीयर टू बी। तो अब इसकी इमेज की साइज आपको बतानी है, इमेज की साइज बतानी है, तो ध्यान से सोचे, तो एक ही इमेज तो ए पर ही बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो पोल पर है ऑब्जेक्ट, तो एक ही इमेज जो है वो तो पोल पर ही बन जाएगी, तो ए डैश बोल देते हैं, तो ए डैश विल बी एट पोल। ठीक, अब बी की वैल्यू बात करते हैं। बी की इमेज के लिए क्या होगा, तो बी की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे बी की इमेज बनाने के लिए, तो यू बी। बी की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट है तो -10 सेंटीमीटर। अब आते हैं एफ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 40 दे रखी है, एफ इज इक्वल टू होता है r/2।
तो यानी ये आएगा 20 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए अपन क्या लेंगे, -20 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसमें u की वैल्यू और f की वैल्यू डाल देंगे तो उससे हमें v भी निकल जाएगा। तो वो vb की वैल्यू अपने पास आएगी इससे 20 सेंटीमीटर माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि भाई लेंथ ऑफ इमेज बताओ, तो ए की इमेज तो यहीं बन रही है, मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा ऊपर ए डैश, और बी की इमेज जो है वो यहाँ कहीं बन रही है। ठीक है, तो बी की इमेज सपोज यहाँ बन रही है बी डैश। ठीक है, तो ये वाली आपकी लेंथ ऑफ इमेज कहलाएगी। तो ये लेंथ ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके बी डैश की इमेज में से इसको 0 कर देंगे, तो खुद ही पोल पर ही है। तो यानी जो आपकी लेंथ ऑफ इमेज होगी वो अपने पास हो जाएगी 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो 20 सेंटीमीटर यानी आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है 10 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस 4000 ओम एंड 6000 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस है। नॉन आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर उसको बोलते हैं जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन नॉन आइडियल है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, 10,000 ओम दिया हुआ है। कनेक्टेड अक्रॉस 4000 ओम, रीड्स 3.226 वोल्ट। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द सेम वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 6000 ओम। तो पहले उसने बोला कि भाई इस वोल्ट मीटर को 4000 ओम के पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है, तब जो इसकी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, वो कितनी आ रही थी, 3.226 वोल्ट आ रही है। लेकिन बाद में उसने बोला कि सेम वोल्ट मीटर, यानी इसी वोल्ट मीटर को हटाकर हमने किस में रख दिया, 6000 ओम के पैरेलल में लगा दिया। अब आपको बताना है कि अब इसकी रीडिंग क्या आ रही है, तो हमें प्रीवियस रीडिंग से कोई ज्यादा मतलब इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि भाई जब मैंने ये फाइनल कॉम्बिनेशन बनाया तब इसमें से कितनी करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 4000, तो ये है ही सही, प्लस इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 6000 प्लस 10,000। तो मैं इसको डायरेक्टली 16,000 लिख सकता हूं। ये है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो आएगी 4000, तो ये प्लस, और ये वैल्यू जब सोल्व करते हैं तो ये आती है 3750, यानी ये कितना हो गया, 7750 ओम। तो 7750 ओम ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। अब यानी इन सबको हटाकर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो वो कितने का होना चाहिए, 7750 ओम का। तो टोटल करंट इसमें से कितनी फ्लो करेगी, क्योंकि पहले वाली करंट से हमें कोई मतलब ही नहीं था जब ये यहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब करंट बदल जाएगी। तो अब जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी करेगी, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी 10 अपॉन 7750, 10 अपॉन 7750। ठीक है, ये अपने पास टोटल करंट हो जाएगी, यानी 1 अपॉन 775 एम्पियर। इतनी करंट इसमें फ्लो करेगी। अब हमसे पूछा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो वोल्ट मीटर कौन सी रीडिंग देगा, जो इस कॉम्बिनेशन पे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन पर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो निकाल लेते हैं, उसको मैं वी डैश बोल देता हूं। तो वी डैश विल बी इक्वल टू आई इंटू आर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन का आर कितना आया था, 3750, 3750। तो ये वैल्यू आएगी वी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 775, ये तो हो गया आई इंटू इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो कि आया था 3750। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 4.838 वोल्ट। तो 4.838 वोल्ट यानी फोर्थ आंसर हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। कंसीडर टू सर्किट्स। फर्स्ट सर्किट हमें दे रखा है in which n identical bulbs are connected in series across a battery of EMF E। तो ये आपके बैटरी है EMF E की, और इससे हमने n आइडेंटिकल बल्ब्स जो है वो सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है,
सेकेंड सर्किट में बोल रहा है एन बल्ब्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन ए, मतलब वही बल्ब हैं जो ए में यूज किए हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सिमिलर बैटरी। तो उसी ई से हमने सारे पैरेलल में जोड़ दिए। अब जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उस केस में इनकी जो पावर आएगी वो आएगी अपने पास एन बल्ब से, तो पी बाई एन हो जाएगी। और जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो इनकी पावर आएगी वो आएगी पी एन इंटू पी। आपसे पूछा क्या है, पी ए जो है पावर डिसिपेटेड इन ईच बल्ब इन ए, ठीक है, और पावर डिसिपेटेड पीवी जो है इन बी कंडीशन। ठीक है, आपको बोला है टोटल पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इन सर्किट ए और टोटल पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इन सर्किट बी। ठीक है, तो सर्किट ए जो है उसके अंदर जो टोटल पावर डिलीवर्ड आएगी वो अपने पास आ जाएगी पी बाई एन, और जो सर्किट बी है उसके अंदर जो टोटल पावर डिलीवर्ड है वो आ जाएगी आपके एन इंटू पी। तो आपसे पूछा है कि भाई इनका रेशो बताओ। ठीक है, तो इनका रेशो बताना है अपन को। तो यानी कि अगर मैं पी ए और पी बी का रेशो निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, पी ए अपॉन पी बी, तो ये हो जाएगा आपके पास पी बाई एन डिवाइडेड बाई एन पी, यानी हो जाएगा 1/n², 1/n²। यानी कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पी ए पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा n² टाइम पी ए, n² टाइम पी ए, यानी पी बी इज इक्वल टू n² टाइम पी ए, यानी कि फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखते हैं हम, ये कह रहा है 6 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू गिवन आर, वैल्यू आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी एरर्स आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पहली बात बोला है ईच ऑफ वैल्यू गिवन आर वैल्यू। तो अगर मान लो मैं आर की बात करूं तो सब पहली बात तो यहाँ पर सबके रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, चलो अगर हम ये मान ले कि ये आर की टर्म में दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं आर की टर्म में ये सारे रेजिस्टेंस दे रखे ये मान लूं, तब भी दूसरी एरर ये लग रही है कि इसका रेजिस्टेंस आपको नहीं दिया गया है। और अगर मैं इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो इसको कैलकुलेट अपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बोनस होना चाहिए। दूसरा, फिर भी अगर मैं मान लूँ कि इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर ही है, यानी उसने नहीं दिया पर सिमेट्रिसिटी से अगर अपन कैपिटल आर मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आर प्लस आर यानी 3R आ जाएगा। ठीक, अब ये जो 3R और R है वो किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो 3R और R का जो पैरेलल होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3R और R का पैरेलल निकाल लेते हैं अपन इस वाले कॉम्बिनेशन का। तो ये हो जाएगा 3R मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 3R प्लस R। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 3R/4। आगे बढ़ते हैं, ये 2R और ये 2R पैरेलल में है ही सही, यानी इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2R/2 यानी R। अब हमारा जो नया कॉम्बिनेशन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ ही है R/3, सेकेंड का बनता है R, और थर्ड इस पूरे को सोल्व करने पर आपका आया था 3R/4। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये तीनों सीरीज में है, तो जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे वो आएगा R/3 प्लस R प्लस 3R/4। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12, तो ये आएगा 4R प्लस 12R प्लस 12R प्लस 9R, 4R प्लस 12R प्लस 9R। ठीक है, तो ये जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 यानी आएगा आपका 25R/12। 25R/12 ये आपका किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियरली ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए एज पर गिवन डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है बॉडी ट्रेवल्स द डिस्टेंस ए बी इक्वल टू एल
यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो इसकी रफ्तार है वो दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। देयर आफ्टर इट ट्रेवल्स बी से सी, जिसको उन्होंने एल डैश बोला है, विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो रफ्तार है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। एंड रिमेनिंग सी डैश विच इज एल माइनस एल डैश with 0.5 meter per second. Calculate the average speed for this journey assuming that the body takes same time in travel distance BC and CC dash. अब देखो इसमें एक्चुअली जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था उसके अंदर दो एरर्स थी। पहली एरर ये थी कि यहाँ पर उन्होंने सेम की जगह सम लिखा हुआ था, SOME सम लिखा हुआ था, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें उसे मैनिपुलेट करना पड़ा। ठीक है, ये सेम टाइम होगा। इसके अलावा यहाँ पर BCA डैश लिख रहा था विच इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट, तो ये BC एंड CC डैश होगा। ठीक है, ये दो एरर उसके अंदर जो प्रिंटिंग एरर थी उन्हें ठीक करने पर अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब इसमें देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अगर मैं BC डैश वाले मोशन की बात करूं, BC डैश मोशन की बात करें तो ये इक्वल टाइम ट्रेवल कर रहा है विद टू डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, तो यानी ये टाइम डिवीजन का पार्ट हो गया। टाइम डिवीजन की एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, तो टाइम डिवीजन में V एवरेज इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 बाई 2। V1 प्लस V2 बाई 2 अगर आप करोगे तो ये आएगा 1.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 बाई 2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं देखूं तो इस पूरे मोशन की जो एवरेज स्पीड है ये मुझे पता चल चुकी है, वो कितनी रफ्तार से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से। अब बीच वाला डेटा मेरे काम का नहीं है क्योंकि मेरे को एवरेज स्पीड ऑफ BC डैश मोशन पता चल चुका है। अब ध्यान से सोचें, हम AC डैश मोशन की बात करते हैं। AC डैश मोशन की बात करूं तो L डिस्टेंस ये 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है और रिमेनिंग L डिस्टेंस 1 मीटर पर सेकेंड से बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी यहाँ पर डिस्टेंस डिवीजन हो रहा है। डिस्टेंस डिवीजन में हम एवरेज स्पीड क्या लेते हैं, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 में रखें तो 2 इंटू v1 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/3 विच इज 1.33 मीटर पर सेकेंड। 1.33 मीटर पर सेकेंड यानी आपका आंसर होगा सेकेंड।